नाजरीन आदाब, शख्सियत प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। आज आप रूबरू होंगे शमीम तारिक साहब के साथ, जिनका ताल्लुक़ उर्दू अदब की दुनिया से है। शायर हैं, नक़ाद हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ब्लिट्स के साथ काम किया है। अखबार के लिए हफ्तावारी कॉलम लिखने के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जिनका दायरा 1857 के गद्र से लेकर सूफिज़्म और भक्ति मूवमेंट तक मुहित है। आइए बातचीत करें शमीम साहब के साथ। शमीम साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। बताएं हमें आपकी आजकल मसरूफियात क्या क्या हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ अदब से है। रोज़ी रोटी के लिए मैं सहाफ़त से भी वाबस्ता रहा हूँ। तो बरसा बरस मेरी वाबस्तगी रही ब्लिट्स से। ब्लिट्स के बाद एक और अखबार का एडिटर की हैसियत से मैंने चार्ज संभाला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनसे अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। इधर तकरीबन 12-14 साल से मैं कॉलम लिखता हूँ। इनकलाब में रोज़नामा यहाँ का बड़ा अखबार है, और उसके तवस्सुत से बहुत सी जगहों पे वो नक़ल होता है। लेकिन बेसिक मेरा काम जो है वो तहक़ीक़ है, तनक़ीद है, शायरी है, और यही मेरी शनाख्त। आपकी शायरी का कोई मजमू आज तक शाया कितने हुए हैं किताबें आपकी जो हैं? देखिए, नस्र पर ज़्यादा तवज्जो मेरी रही है, इसलिए शेर तो कहते रहते हैं, वो रसाइल में शाये भी होते हैं, मुशायरों में भी कभी कभार शिरकत रहती है। और 1982 में मेरे कुछ दोस्तों ने एक शेरी मजमुआ मेरा शाये कर दिया था, और उसमें तमाम तर वो गज़लें हैं जो 20 साल से कम उम्र की में कही गई थी। जी। तो उनको जमा करके जिनके पास जो था, तो वो शहरत के नाम से शाये हो चुका है, उस पर तनक़ीद भी आ चुकी है, लोगों ने अच्छी राय भी दी है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 2-3 किताबें मेरी नस्र में आने वाली हैं, ये आ जाएंगी तो मैं दोबारा अपना शेरी मजमुआ शाये करूँगा, जिसमें वो पुराना कलाम भी शाये होगा। उसके बाद जो कुछ मैंने सफ़र किया है शायरी का, उसको भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी। उर्दू ज़बान के बारे में आपसे सवाल पूछूंगी। सब जानते हैं कि इस ज़बान का माजी बहुत ताबनाक रहा है, शायरी में, तारीख़ में बहुत ही शानदार काम हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि इस बुनियाद पे हम कोई मजबूत इमारत नहीं तामीर कर सके? देखिए, ये जो ज़बान जो है, ये आवाम की प्यारी ज़बान है। जी। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी खित्ते में, किसी भी तबके के लोगों में कोई इसका दुश्मन नहीं है। पॉलिटिशियंस ने और सियासतदानों ने इसको बुरा करने की कोशिश की है। इसकी मकबूलियत की एक मैं दलील आपके दूं कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। हमारे बाला साहब ठाकरे ने उर्दू का टीचर रखा था उर्दू सीखने के लिए।
اچھا. اور ان کے یہ چیز بہت سے لوگ نہیں جانتے. یہ اردو کی محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل ہے. اور ان کے بھائی ہیں, سگے بھائی جو ہیں, اور وہ بہترین اردو لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں, اور ان کی رائٹنگ بھی بہت خوبصورت ہے اردو کی, جو بہت مشکل ہے. تو اردو سے محبت کرنے والے لوگ اس ملک میں تھے اور ہیں اور رہیں گے. کچھ سیاستدانوں نے اور کچھ لوگوں کی احساس کمتری نے اس زبان کے لیے کچھ مشکلات شروع کی ہیں. اور اردو وہ واحد زبان ہے جو کشمیر سے آپ تمل ناڈو تک چلے جائیں, کنیا کماری تک چلے جائیں, اور اب تو اسے گجرات سے لے کے کیرل تک چلے جائیں, آپ کو رابطے کی جو زبان ہوگی جس کے ذریعے آپ اپنے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طبقے کے ساتھ, وہ اردو کی زبان ہوگی. اور اردو میں یہ البتہ ہم کہیں گے کہ بول چال کی زبان میں اور لٹریچر کی زبان میں اور صحافت کی زبان میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ ہر زبان میں ہے. وہ ایک عام انگریزی دا جو ہے ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹوریل کو پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا ہے. تو ہماری زبان کو بھی سمجھنے میں کبھی کچھ مشکلات ہو جاتی ہے, لیکن اس کا جو تھیم ہے اس کو آدمی فوراً سمجھتا ہے, گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے انجوائے کرتا ہے. ایک لطیفہ میں نہرو سینٹر جا رہا تھا اور ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, بس میں ہم لوگ دونوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. ایک صاحب بڑے غور سے سن رہے تھے ہمیں. سیٹ خالی ہوئی تو ہم نے ان کو اشارہ کیا کہ صاحب آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیے, اب تو سیٹ خالی ہو گئی ہے. تو بولے نہیں صاحب, آپ بات جو کر رہے ہیں مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے. تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے؟ تو بولے میں راجا واڑی کے رہتا ہوں. مہاراشٹر کے ایک علاقہ ہے کوکن کا, اس میں راجا واڑی ایک شہر ہے, تو وہاں کے وہ رہنے والے تھے. تو ہم بولتے ہیں, ہم کوئی ریسائٹ کرتے ہیں یا عام گفتگو کرتے ہیں, دونوں شکلوں میں وہ یہ سننے میں میٹھی لگتی ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتی ہے. اور جس زبان میں اتنی خوبصورتی ہو, اگر اس میں پولیٹیشین سنسیئر ہو جائیں, گورنمنٹ کا ول جو ہے پاور زیادہ اچھا ہو جائے, اور ہم لوگ جو اردو والے ہیں دنیا بھر کی باتیں اپنے باتوں کے آپس میں لڑنا چھوڑ کر کچھ کنسٹرکٹیو کام کرنا شروع کریں تو اس کا مستقبل اور بہتر ہو سکتا ہے. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سرکاری یہ جو مدد ہے اس کی ضرورت ہے, اپنے جو چاہنے والے ہیں زبان کے وہ نہیں, ہم تو پہلے اپنے کو بلیم کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں, کیونکہ انڈیویجول اور گروپ لیول پہ بھی ایک کام. دیکھیں کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ کسی زبان کو ختم کر دے یا بالکل مردہ زبان کو زندہ کر دے. یہ زبانیں تو زندہ رہتی ہیں, تہذیبیں تو زندہ رہتی ہیں اپنے بل پر, اور اردو میں یہ نے اس قوت کا مظاہرہ کیا ہے. 1947 کے بعد کہ ہم لوگ 5-6 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اور جب سے پیدا ہوئے یہ سن رہے صاحب اردو مر رہی ہے, لیکن ہر آنے والے دن اردو اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے. نیا چاہنے والا مل رہا ہے, نیا لہجہ مل رہا ہے, نئی کتابیں آ رہی ہیں, دنیا بھر کے تمام موضوعات آ رہے ہیں, اور ہندوستان کی جن زبانوں کو انٹرنیٹ سے جوڑا گیا ہے اس میں اردو بھی ہے. تو اب اس کے بارے میں اب اس قسم کی باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں. نہیں, اردو خوبصورت زبان ہے, اردو جو ہے وقت کا ساتھ دینے والی زبان ہے. اردو کو ٹیکنالوجی سے وہی مناسبت ہے جو شاعری سے ہے. اردو کو دیگر سبجیکٹ سے, وہ سائنس ہو, وہ اکنامکس ہو, وہ سوشیولوجی ہو, اس سے وہی مناسبت ہے جو شاعری سے ہے. اس کے باوجود ہمیں جو کرنا چاہیے, ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں کچھ کمی آ رہی ہے, اور جو ہم کو دوسروں سے رابطے کی جو صورت پیدا ہوتی ہے اس میں کہیں بیریئرز بنا دیے ہیں کہ پولیٹیکلی وہ جس دن ختم ہو جائے گا یہ زبان اور پھلے گی پھولے گی, اس کو اور لوگ قریب آنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ صوفزم پہ جو کام کر رہے ہیں اور جو آپ نے اتنا بہت ایک بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں بھکتی موومنٹ, میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کے بارے میں. دیکھیے, تصوف پر ہمارے کچھ کام ہیں, کچھ کتابیں آئی ہیں, مضامین بہت سے ہیں, بہت سے سیمینارز میں نے پیپر پڑھے ہیں, اور گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف کلچر نے مجھے ایک سبجیکٹ دیا کہ صوفیاء کرام کی شعری بصیرت میں شری کرشن ان دا ویژن آف مسلم صوفیز, پوئٹک ویژن آف مسلم صوفیز. اور یہ بڑا وہ تھا, بہت انٹرسٹنگ اور بڑا مشکل. لیکن 500-700 سال کی جو روایت ہماری ہے کہ کسی بھی بڑے مسلم صوفی نے یا کسی بھی بڑے مسلم شاعر نے ایسا نہیں ہے جس نے شری کرشن کی مدح میں اور تعریف میں شعر نہ کہا ہو. ایسی بات ہے. اور جب وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ صاحب یہ ہم کیا ہے ہمارا اور کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں, اس سے 3 چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمس کتنے روادار ہیں, ٹالرنس کتنا ہے ان کے اندر, اردو زبان کتنی ریچ ہے, اور اسلام میں کتنی رواداری ہے. یہ تینوں چیزوں کا پتہ چلتا ہے, اور تینوں کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہیں اس لیے کہ کام نہیں ہوئے یہ. تو وہ اس کو میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. کتاب مکمل ہو گئی ہے, گورنمنٹ آف انڈیا نے منظور بھی کر لیا ہے آپ کی خوشی کے لیے. اب وہ کتاب کی شکل میں بھی آ جائے گی.
तो एक बड़ा काम उसको हुआ है, बहुत बड़ा अल्लाह काम हुआ है। और लेकिन जो आप जैसे आपने ये बताया कि श्री कृष्ण के बारे में क्या है हमारे मजहब में, या जो सूफी हैं मुसलमान, उन्होंने उनके बारे में कहा है इतने सालों मैंने दिया है, 4-4.5 साल का पूरा रिकॉर्ड ला के दिया है। और फिर छोटी सी बात आपने कहा बाला साहब के बारे में कि वो कैसे जानते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प बातें भी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें भी हैं, लेकिन एक आम आदमी तक ये बातें बहुत कम पहुंचती हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से इन चीज़ों को, ऐसी और चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाए एक बड़े पैमाने पे? वो कम्युनिकेशन की सूरतें पैदा हो रही हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कम्युनिकेट करने का काम दूरदर्शन कर रहा है, बहुत है, दूसरे चैनल्स हैं वो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे जैसे नेहरू सेंटर है, अभी तरंग के उन्वान से एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम उसने किया था। खुद गवर्नमेंट इंडिया ने मुझको चूज़ किया उस टॉपिक पर काम करने के लिए, ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमीज़ भी कुछ इस किस्म का काम कर रही हैं। तो कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, उसको और नीचे लेवल पर लाने के बाद जो एकेडमिक लेवल पर जो काम आ रहे हैं उसको पॉपुलर मीडियम के जरिए आम करने की ज़रूरत है, आम लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। और मुझे आम लोगों की ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली में एकेडमी का एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने बुल्ले शाह की एक नज़्म पढ़ी। पंजाब के एक शायर थे, हमने बताया कि भाई उसमें दो वर्ड्स ऐसे आते हैं, 2 लफ्ज़ ऐसे आते हैं कि इसकी वजह से ये पूरी नज़्म जो है पंजाबी के खाते में डाल दी गई है। ये दा का लफ्ज़ निकाल दीजिए तो पूरा का पूरा हिंदी है या उर्दू है, उर्दू कह लें आप, हिंदी कह लें, ये कर लें। और जब उन्होंने पढ़ा तो साहब उसमें मुशायरी की कैफियत हो गई। मैं एकेडमिक प्रोग्राम में पढ़ रहा हूँ, सेमिनार में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपना पेपर पढ़ा उसमें वो कोट किया है तो मुशायरी की कैफियत पैदा होगी। इतना लोगों ने किया, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो इसको अगर छू जाती है तो उसको हम उस लेवल पर अगर हम लाएंगे और इसका हमको तर्जुमा, अभी मैं 3 दिन पहले खुलदाबाद में थे, महाराष्ट्र का एक शहर है, औरंगाबाद के ताल्लुका है, वहाँ पे भी इस पर बातचीत हुई है। तो जहाँ भी मैं गया हूँ, जिनसे भी बातचीत हुई है, जिस तबके के लोगों से मेरा राब्ता हुआ है, मैंने ये महसूस किया कि इसमें इतना तासीर है, इतनी क़ुव्वत है दिलों को फतह कर लेने की कि जो सुनता है उसी को हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ कमी हम में रह गई है कि या तो हम ऐसे मौक़े कम निकाल पाते हैं, या उन मौक़े हमें मिलते हैं तो हम अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाए, पेश नहीं कर पाते। तो हम अपनी इन 2 कमियों के बावजूद उम्मीद करते हैं कि बेहतर दिन आने वाला है हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ऐसा है ना कि पहुंच बहुत है, सब लोग देखते हैं फिल्मों को और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे मयार अभी शायद बहुत कम हो गया है, लेकिन क्या इस ज़बान को यूज़ में रखने के लिए, करंट रखने के लिए एक रोल अदा कर सकती है? बहुत अच्छा रोल एक ज़माने तक तो उसने किया। फिल्म इंडस्ट्री ने उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो फिल्म इंडस्ट्री में से जो फिल्में आई उनकी ज़बान बड़ी ख़राब थी। उसके बाद ना तो आदमी अंग्रेज़ी सही बोल पाता है, ना हिंदी सही बोल पाता है, ना उर्दू सही बोल पाता है, तो वो कहीं का नहीं रह जाता। फिर बास कैरेक्टर्स जो उनके यहाँ है वो भी बहुत मिक्स अप हो गए। देखिए, तसव्वुफ़ एक अलग चीज़ है, भक्ति एक अलग चीज़ है। जो सतह पे दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, मोहब्बत इंसान के दरमियान होती है। मज़हब के नाम के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। जो भूखा आवे खाना खिलाओ, जो नंगा आवे, वो ज़रूरतमंद आवे उसको पैसे दो, उसकी ज़रूरत पूरा करो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पेड़ छाँव देता है सबको, उसका कोई भी मज़हब हो, दरिया पानी देता है किसी को, कोई भी उसका मज़हब हो, इसी तरह सूफिया का था। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ आने के बाद जो है भक्त जो है वो सूफ़ी हो जाता है और सूफ़ी जो है वो भक्त हो जाता है। उसका रिलीजियस बैकग्राउंड तो अपने साथ रहता है। तो फिल्मों में कहीं कुछ इस किस्म की गड़बड़ी पैदा हुई है और लैंग्वेज बड़ी ख़राब हुई है, ज़बानें बड़ी ख़राब हुई हैं। अगर उसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा मीडियम हमारे पास कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। लेकिन वो जो इंटरटेन करने को का जज्बा जो उनका है, वो एजुकेट करने के जज्बे पर जब हावी हो जाता है तो उसका मकसद हल नहीं हो पाता। मकसद हल नहीं हो पाता।
दूसरी बात ये कि देखिए मज़हब की बात आपने की, तो मज़हब तो सभी दरस देते हैं पीस का, सही है। और लेकिन हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जितने भी मसले हैं खड़े हुए हैं, तो मज़हब से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मज़हब के अलावा किसी और फ़लसफ़े पे देखने की ज़रूरत है ताकि नहीं, हम इस सब में से निकलें? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। देखिए, मज़हब तो कोई भी मज़हब हो, या हिंदुइज़्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, दूसरे मज़ाहिब हो, जब तक मज़हब मज़हब रहता है उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। वो इंसान से नफ़रत करना नहीं सिखाता, वो इंसान से दूर रहना नहीं सिखाता, वो तशद्दुद या वायलेंस की तालीम नहीं देता कोई है। मज़हब नहीं कोई नहीं सिखाता। मज़हब, कोई नहीं मज़हब। बुराई कब होती है? जबकि मज़हब को पॉलिटिकल मकसद के लिए यूज़ किया जाने लगता है, और उसमें कुछ लोग शरीक हो जाते हैं अपने मकसद करने के लिए कि साहब नहीं, हमें कारोबार करना है, हमें फला जगह खाली कराना है, हमें हुकूमत पे कब्जा करना है, और उनको कोई और बाहर के सपोर्टर्स मिल जाते हैं तो मामला ख़राब होने लगते हैं। हिंदुस्तान में यही सूरत हाल है कि हम जो है ऐसे एलिमेंट्स को जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं और जो वाक़तन रिलीजियस लोग हैं, उनमें फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, और इस फ़र्क ना करने की वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम पैदा हो रही है। भाई यहाँ कौन नहीं, आप रिलीजियस हैं, मैं रिलीजन हूँ, ये रिलीजियस माने हैं, लेकिन हम में से कोई टॉलरेंस के ख़िलाफ़ नहीं है, हम कोई नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ नहीं है, हम लोग कहीं ह्यूमन ब्रदरहुड के ख़िलाफ़ नहीं है, और हम लोग तशद्दुद के हर शक्ल के ख़िलाफ़ है। कोई किसी के ऊपर आए तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, साहब नहीं इसके नहीं। तो रिलीजियस होना और कम्युनल होना और वायलेंट होना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। जब ये मिक्स अप हो जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और हिंदुस्तान आइडेंटिफाई नहीं कर सका है यहाँ पे कि कहाँ रिलीजन है, कहाँ वायलेंस है, कहाँ हेट्रेड की पॉलिसी है, कहाँ पॉलिटिकल गेम के लिए ये नाम लिए जा रहे हैं। हम तो ऐसे भी लोगों को बताते हैं कि साहब जिस बुजुर्ग का नाम लिया वो उसको मानते ही नहीं थे, वो पॉलिटिकल एंड्स के लिए लिया उन्होंने। इसके लिए भी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम किए हुए हैं। तो हिंदुस्तान में जो मज़ाहिब हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं वो पीसफुल लोग हैं, ये चंद लोग हैं, और वो सर्वाइव नहीं करेंगे। देखिए, एक वाक़या, मैं बहुत छोटा सा वाक़या हूँ, यहाँ दामोदर हॉल है परेल में, तो वहाँ एक गज़ल का प्रोग्राम था। तो जो गज़ल गाती थी वो बार बार मुझे बुलाया कि भाई मैं आपकी भी गज़ल गाती हूँ मगर आप कभी नहीं आती। तो एक दफ़ा मैं चला गया, जब मैं चला गया तो एक माइक ला के उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। उसके आखिर में मैंने आधा मिनट की एक स्पीच की कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हर मुल्क हर समाज में होते हैं। हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, दूसरी एजेंसीज हैं, उनको भगाएंगे। हमारे यहाँ एक नया मसला ये पैदा हुआ है कि हम लोग बुढ़ापे की तरफ आ गए, पूरी जवानी ख़त्म हो गई, कि बाप बेटी की इज्जत लूट रहा है, भाई बहन की इज्जत लूट रहा है। अभी अखबारात में इस किस्म की न्यूज़ आ रही है, पहले कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये क्यों हो रहा है? और ये काम तनहा पुलिस नहीं कर सकती, हमारा भी काम है, आपका भी काम है, उनका भी काम है। और ऐसे मौक़ों पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाबाओं और रिलीजियस पर्सनालिटीज़ के, वहाँ एक बाबा भी आया हुआ था, उसको खूब हार बोल कराया गया था, और हमने कहा जब हम उनकी तरफ देखें तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ऐसे ऐसे बाबा लोग भी कभी कभी उसमें इन्वॉल्व मिलते हैं ऐसे केसेस में। बिल्कुल। अब ये कह दिया, हॉल में सन्नाटा छा गया बिल्कुल। उसके बाद हाफ सर्कल दूर करके उस रो से ऐसे घूमते हुए एक साहब आए, टॉल मैन, आके उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट की। भाई शमीम साहब, आप स्पीच कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई आगे मार ना दे आपको। हमने कहा भाई देखिए, मेरे दिल में जो बात होती है वो मैं कह देता हूँ, और मैं बेखौफ होकर ये बात कही है। वो हेमंत करकरे साहब थे, और उनका जो ये वाक़या हुआ, उनकी जो डेथ हुई है, उससे 1 महीना या सवा महीने पहले का ये वाक़या है। इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ टीवी पे देख रहा था, जब उनके मरने की खबर आई तो मैं वर्चुअली रोने लगा यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे लोग हैं अभी जो अप्रिशिएट करते हैं, जो उस चीज़ को समझते हैं कि साहब ये मामला कहाँ से ख़राब हो रहा है, तो शायद उन्हीं की वजह से ये सिलसिला अभी तक जारी है और ये मुल्क कायम और जाएगा। ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, या मज़हब को मिस इंटरप्रेट करने वाले जो लोग हैं, ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे। पब्लिक की याददाश्त जो है यकीनन शॉर्ट होती है, लेकिन वो फ़ौरन रिकॉल भी करते हैं। ऐसे लोग कभी हमारी हिंदुस्तान की तारीख बताती है, हिंदुस्तान की ये तारीख बताती है कि झगड़ा करने वालों पर अमन कायम करने वालों को हमेशा मुकद्दम समझती रही है, उनको प्रेफरेंस देती रही है। ये हिंदुस्तान की पूरी तारीख है, और ये तारीख दोहराई जाती रहेगी फिर यहाँ पे, मुझे पूरी यकीन है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इतना मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है इस दौर में, इस वक्त में, एक ऐसे मज़हब का जो कि जिसकी बुनियाद ही पीस है, ब्रदरहुड है, इक्वालिटी है, और जो कि कहता है कि उनका दीन उनको मुबारक है और मुझे मेरा दीन, और अगर तुमने किसी को मारने की कोशिश की, उस पर वार किया, तो तुमने खुदा के अगेंस्ट एक जुर्म किया है। तो वो
इस दोराहे पे कैसे खड़ा हो गया कि हर तरह की बुरी चीज को उसके साथ जोड़ा जा रहा है और है भी? देखिए, इसमें 2-3 सतहों पे इसको हमको देखना होगा। एक तो ये कि कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनके बारे में देखना पड़ेगा कि ये ऐसा तो नहीं कि किसी और ने करके कोई किसी और ने किया और इल्ज़ाम मुसलमानों के सर रख दिया हो, नंबर 1। नंबर 2 ये होना है कि मुसलमानों में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो दूसरों के आलाकार बन सकते हैं, मुमकिन है दूसरों ने उनको यूज़ कर लिया हो। तीसरे ये कि हमारे यहाँ जज्बाती एलिमेंट्स भी बहुत हैं, उससे भी हम इनकार नहीं करते। अब वो उसमें उनको जिससे स्ट्रीट पर आके शो ऑफ स्ट्रेंथ करना पड़े, उसमें ज़्यादा उनको तसल्ली होती है। ये एजुकेशन की कमी की वजह से ये होता है, एजुकेशन की वजह से। और ऐसे होल हम मुसलमान आपको ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे रिवोल्यूशनरी आवाज़ अगर किसी रिलीजन की थी तो वो ये थी कि हर इंसान दूसरे इंसान का भाई है, और उसका भाईचारा 2 तरह से है। एक तो एक खुदा का बंदा है, हर आदमी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सब एक खुदा के बंदे हैं। और दूसरे एक बाप की औलाद है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम हज़रत आदम की औलाद नहीं है, सब हज़रत आदम की औलाद हैं। तो जो जिस इंसानी ह्यूमन ब्रदरहुड को जो मज़हब प्रमोट करता हो कि और उनमें दोहरा रिश्ता बताता हो, उसको हम लोगों ने ना तो समझा और ना तो बाहर बताया, और पॉलिटिशियंस के चक्कर में आके और कुछ ऐसी बातें करते रहे और उसका काउंटर मामला किया गया दूसरी तरफ से, उसकी वजह से कुछ हालात ख़राब होते रहे। इसके बावजूद इस्लाम को समझने वाले हिंदू मज़हब के लोग भी कम नहीं हैं। बेहतरीन किताबें लिखी हैं उन्होंने, बेहतरीन स्पीचेस दी हैं, जब मौका आया है तो सबसे अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और उनकी वजह से हिंदुस्तान का जो सुलह कुल्लियत का जो स्पिरिट है वो जिंदा है और बाकी है, और वो प्रमोट हो रहा है, और ये बाकी रहेगा। ये यहाँ की स्पिरिट है, ये कभी ख़त्म, इंशाल्लाह ये बाकी रहेगा इस सिलसिले में। लेकिन ये नहीं लगता आपको कि जैसे देखिए, अगर हम लोग स्कूल में देखें, स्कूल की किताबें देखें, तो हमारे बाकी जो मज़हब हैं, यहाँ हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी है, तो उसके बारे में आप के बच्चे ज़रूर जानेंगे उनसे। इस्लाम के बारे में बहुत कम होता है। और आप आम तौर पे आम ज़िंदगी में अगर किसी से भी बात करते हैं तो उनको हमारे मज़हब के बारे में जानकारी बहुत कम है, जबकि हमें उनके मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। नहीं, उसकी वजह है बताओ हमने कि एक ग्रुप यहाँ पे जो है वो शुरू से ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता रहा है। एक ग्रुप है बाकायदा, और उसको किसी ना किसी लेवल पर दूसरे लोगों ने भी प्रमोट किया है। अब उसकी मैं मिसाल दूं कि मैंने कुछ 18-19 साल की उम्र में मेरा कुछ फैमिली डिस्प्यूट हुआ था, तो घर छोड़ दिया था। तो मुझे पनाह दिया था, मुझे बुरे दिनों में मुझे अपने घर में रखा एक महाराष्ट्रियन हिंदू फैमिली ने। तो उनसे आज भी मेरा भाई बहन जैसा रिश्ता है कि हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आए। आज भी ईद बकरीद दिवाली में हम वैसे ही जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे इकबाल पे बातचीत आने लगी। कहने लगे, यार इकबाल आपने अजीब शायर हुए कि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जैसा गीत लिखा उन्होंने, और पाकिस्तान चले गए। मैंने कहा यार उनका 38 में जो है इनका इंतकाल हो गया, 47 में पाकिस्तान बनाया। कहने लगे ऐसा, यही बताया गया हमने कहा क्योंकि ये गलत फहमी है। एक दिन पूछने लगे कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है। हमने कहा अल्लाह अकबर का मतलब तो अल्लाह जो सबसे बड़ा है, गॉड इज़ ऑलमाइटी, भगवान जिसकी महिमा अपार है, जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया था। कहने लगे नहीं यार, ये तो इसके मानी होता है कि हम लोगों को काट दिया जाए। हमने कहा यार ये चंडू खाने की जो बड़े है, ये कौन फैला रहा है इसको? तो बोले ये आपका फ़र्ज़ है कि आप इस चीज़ को आम करते। तो हमने कहा हम लोग आम तो कर रहे हैं, इसके बावजूद में अपनी गलतियाँ अगर कुछ है तो हम वो करते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट का जो सिलेबस है या जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो अब तक तो हमारी रसाई नहीं है। ये तो सबको मिलकर करना पड़ेगा, उस कम्युनिटी को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट। इसीलिए मैंने शुरू ही में आपसे कहा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी में लीडरशिप की कमी तो नहीं है। लीडरशिप तो हमारे यहाँ थी ही नहीं चाहिए लीडरशिप और लीडरशिप से कोई काम हमारा बना गया नहीं। हमको तो टीम स्पिरिट के जरिए काम करना पड़ेगा। आप हैं, हम हैं, सब लोग बैठेंगे, कंसेंसस आएगा हमारे सामने, और उसको जब हम आम करने के लिए कोई आदमी आएगा और ऊपर से उतरेगा और हमारा लीडर बन जाएगा और हमारी बात कहेगा, इसमें हमको टीम स्पिरिट पे बात हमें करना चाहिए। हमारी लीडरशिप से तो हमारा भरोसा ही उठ गया है। वो कितना ही हाई पावर का आदमी हो, मुझे नहीं, वो जमता ही नहीं है। नहीं, एक शायद हमें एक अलग किस्म की लीडरशिप की जरूरत है। टीम स्पिरिट, बेस्ड ऑन टीम स्पिरिट, कि आप कोलैबोरेशन हो हमारे अंदर, हम एक दूसरे के मसाइल को समझें, उसको पेश करने के बारे में सोचें, फिर उसका सलूशन तलाश करने एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से।
कोलेबोरेशन से, एक दूसरे से मशवरे से, फिर कि भाई ये मसला है तो इसको कैसे हल करें। एक रेडीमेड कोई हल हमारे ऊपर न थोपा जाए। रेडीमेड हल थोपने की वजह से भी मसाइल हल तो नहीं होते, नए मसाइल पैदा हो जी जाते हैं। बिल्कुल, अलग अलग तरह के अलग-अलग। और एक बहुत ही बड़ा रिजेंटमेंट उससे आ जाता है, जी, जो जी। जिसके बगैर हम जी सकते हैं अभी। जी सकते हैं, जी सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं? आज किस पे काम कर रहे हैं? अभी ये जो भक्ति मूवमेंट के बारे में बता रहे थे, वो आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ? ये जो है वो मुकम्मल हो गया, हमने दे दिया। अब उसकी किताब शाये होगी और उसके बाद जो है कुछ और मज़ामीन जो मेरे तहक़ीक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल तहक़ीक़ से या शायरी की तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन मज़ामीन को मैं कोशिश कर रहा हूँ जमा करने की, कि वो भी एक किताब की सूरत में आ जाएगा। और मेरा सोच रहा हूँ कि एक किताब बुकलेट ही हो वो, कि औरतों की ज़बान को बड़ी ख़ुसूसियत रही है हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में। उर्दू ज़बान में देखिए बहुत कम ज़बानें ऐसी हैं। आई एम गोइंग एंड यू आर कमिंग, अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं मैं जा रही हूँ और आप जा रहे हैं, मैं खाऊंगी और आप खा चुके हैं। ये जो बड़ा फ़र्क है इसमें। और तो ये औरतों की ज़ुबान पर मैं कुछ काम करूँ, इस सिलसिले में एक ख्याल मेरे जहन में आया है, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा इसको। ये हमारे यहाँ शायरी भी औरतों की ज़ुबान में की है, मर्दों ने शायरी की है। जी हाँ, मर्दों ने शायरी की जब है। आप एड्रेस करते हैं बिलवड को तो एक हाँ, जी बिल्कुल। नहीं उसके अलावा भी, यानी मर्द है वो, मर्द है, लेकिन पर जब वो एक औरत की ज़ुबान में उसने वॉइस शायरी किया, औरत वॉइस की जैसे, होती है। जी। तो वो ये एक बड़ा इम्तियाज़ है दूसरी ज़बानों से हमारी ज़बान का, तो हमने सोचा कि उस पर भी हमको कुछ काम करना चाहिए। फिर मराठी ज़बान में उर्दू ज़बान के, फ़ारसी ज़बान के और अरबी ज़बान के कितने अल्फाज हैं, यानी बहुत बड़े हैं। तो मतलब मैंने कुछ एक रफ़ एस्टीमेट जो किया है, तो कम से कम 4-5 हज़ार अल्फाज ऐसे हैं। अच्छा हाँ, ये पूरी बुक बनती है इसमें। जी। हाँ, तो कि किस तरह से एक ज़ुबान से लफ्ज़ आता है, दूसरी ज़ुबान में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसके तलफ़्फ़ुज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, उसके मानी में क्या फ़र्क पड़ता है, उसके इस्तेमाल में कहाँ फ़र्क पड़ता है, तो उसकी निशानदेही करते हुए मराठी और उर्दू, हिंदी और अरबी के रिलेशंस पे भी कुछ मैं काम करूँ, ये भी सोच रहे हैं। अब देखिए जहाँ जो मौका मिलेगा वो कर लेंगे। हम चाहेंगे आपका काम जारी रहे, और आपने हमारे नाजरीन को इतनी दिलचस्प बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम शख्सियत यहीं ख़त्म होता है। हम फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।